बायोलॉजी बाय मनीष शर्मा। आज की जो अपनी वीडियो है इसके अंदर अपन पीडियाट्रिक नर्सिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है नियोनेटल रिफ्लेक्सेस, उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन की ओर बढ़ेंगे, उसके बाद में इसके टाइप्स को देखेंगे और टाइप्स के बाद में अपन जो रिफ्लेक्सेस हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे और लास्ट में एक वीडियो में बनाऊँगा जिसके अंदर अपन टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे कि क्या ऐसी टिप्स हो सकती है जिससे अपन एग्ज़ाम में जब लिखें तो अपने को सारा याद हो, और ये जब कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो अपन एक साथ में इनको याद नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए एक ऐसे टिप्स होनी चाहिए, ऐसी ट्रिक होनी चाहिए जिससे अपने को एक साथ में ये सारे एक साथ याद हो जाए और जब क्वेश्चन सामने आए उस समय अपने को याद रहे। ठीक है, तो अपन डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। तो इस डेफिनेशन देखिए, नियोनेटल रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? दे आर द इनवॉलेंट्री एक्ट। ये क्या है? इनवॉलेंट्री एक्ट है। इनवॉलेंट्री का मतलब अनैच्छिक, बिना अपनी इच्छा के होते हैं, तो इनवॉलेंट्री एक्ट है। और देट अकर्स इन द रिस्पॉन्ड टू ए स्टिमुलाई, ये होते हैं एक जो ये स्टिमुलाई है उसके रिस्पॉन्ड में होते हैं, तो अपन इसको क्या बोलते हैं? नियोनेटल रिफ्लेक्सेस। ये इसकी डेफिनेशन थी। फिर बाद में इसके दो तरह के इसके टाइप्स हैं। पहला है प्रिमिटिव रिफ्लेक्स और दूसरा है प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। अब प्रिमिटिव रिफ्लेक्स क्या होते हैं? देखिए, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स वो रिफ्लेक्सेस होते हैं जो कुछ टाइम पीरियड के लिए आते हैं और फिर बाद में चले जाते हैं और फिर वापस अपनी लाइफ में कभी भी रीअपियर नहीं होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दूं रूटिंग रिफ्लेक्स का, जो कि ब्रेस्ट फीडिंग में बच्चे को बहुत हेल्प करता है। तो उस समय जब बच्चा जो बच्चा न्यूबॉर्न होता है उसके अंदर ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के लिए एक रिफ्लेक्स होता है, रूटिंग रिफ्लेक्स। तो उस रिफ्लेक्स का क्या एक्ट रहता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जब कॉर्नर ऑफ माउथ पे यहाँ पे जब बच्चे के टच किया जाता है तो बच्चा क्या करता है? उस साइड में नेक को टर्न करता है और अपना जो माउथ है उसको ओपन कर लेता है, जिससे ब्रेस्ट फीडिंग आगे स्टार्ट होती है। तो ये आज के टाइम पे अपन ये नहीं करते हैं। जब अपने कॉर्नर ऑफ माउथ पे अपन कोई भी स्टिमुलस मिलता है तो अपन अपनी जो नेक है उसको उधर टर्न नहीं करते हैं और ना ही अपना माउथ ओपन करते हैं, क्योंकि अभी अपन बड़े हो चुके हैं और अपनी उम्र जो कि एक स्पेसिफिक उम्र के अंदर ये प्रिमिटिव रिफ्लेक्स थे, तब अपन ये चीज़ करते थे, परंतु अब अपन ये नहीं करते हैं। अब अपन वॉलेंट्री एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर वहाँ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स कौन से होते हैं? प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स की अगर बात करें तो ये लाइफ लॉन्ग चलेंगे। देखिए, दे आर द परसिस्ट फॉर लाइफ लॉन्ग। फिर वहाँ यहाँ पे लिखा हुआ नेवर रिजोल्व, ये कभी रिजोल्व नहीं होते। इसका एग्जांपल की बात करूँ तो आज अगर पीछे थ्रोट के पीछे की साइड में अगर कुछ भी रखा जाए तो अपन उसको स्वेलो कर लेते हैं। ठीक है, स्वेलोविंग, कफिंग, ये जैसे स्नीजिंग, ये जो रिफ्लेक्स है वो सारे क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, ये प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स हैं, ये कभी भी रिजोल्व नहीं होते, अपनी लाइफ लॉन्ग चलते हैं। ठीक है, अब अपन प्रिमिटिव रिफ्लेक्स और प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स के अंदर जो अलग अलग टाइप्स के रिफ्लेक्सेस हैं उनके बारे में अपन स्टडी करते हैं। प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, देखिए प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आने वाले रिफ्लेक्सेस और पर्टिकुलर टाइम तक ही रहते हैं, उन रिफ्लेक्सेस को अपन क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। अब इस वीडियो के अंदर अपन इन प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के अंदर जो आते हैं इनका एक्चुअल जो मीनिंग होता है, क्या स्टिमुलस रहता है, क्या रिस्पॉन्स रहता है, कितना टाइम पीरियड रहता है इनका, वो सब अपन इस वीडियो के अंदर जानेंगे। और फिर बाद में अपन क्या करेंगे, एक अगली जो वीडियो है इसके अंदर अपन वो ट्रिक्स जानेंगे जिससे अपने को ये सारे याद हो जाएं। एग्ज़ाम में अपन जब लिखते हैं तब अपने को ये सारे याद नहीं रहते हैं, इसलिए अपन नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर सभी आपको याद रहे। कॉम्पिटिशन का जब क्वेश्चन आता है तब आप इसको अच्छे से क्वेश्चन को टेकन कर पाएँ, वो अपन अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के अंदर इनका एक्चुअल मीनिंग, जो बेसिक मीनिंग है वो अपन समझते हैं। सबसे पहला रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है? जब कॉर्नर ऑफ माउथ के ऊपर टच किया जाता है तो बच्चा उधर की साइड में नेक को टर्न करता है और टर्न करने के साथ साथ बच्चा अपना माउथ को ओपन करता है, जिससे ब्रेस्ट फीडिंग होती है। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहता है वो रहता है रूटिंग रिफ्लेक्स। ठीक है, फिर अगला आता है एसिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स। एसिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स का मतलब होता है फेंसिंग पोजीशन। फेंसिंग पोजीशन का मैं आपको मतलब बताता हूँ। देखिए, जब एक योद्धा वाली पोजीशन होती है उसे अपन फेंसिंग पोजीशन बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे बच्चे के नेक को टर्न करते हैं, जैसे कि मेरी जो नेक है उसको मैंने राइट साइड में टर्न किया ऐसे, तो बच्चे के अंदर जिस साइड में नेक टर्न होती है, जिस साइड में नेक होगी उसी साइड में बच्चे के अंदर टोन देखने को मिलती है।
टोन का मतलब ऐसे समझ लीजिए जैसे कि हाथ के अंदर इस हाथ में राइट साइड में मैंने नेक को टर्न किया तो राइट साइड में एक्सटेंशन देखने को मिलता है एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर, और जो पीछे का इस साइड वाला पोजीशन है जैसे कि जो लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड के अंदर फ्लेक्शन देखने को मिलता है एक्सट्रीमिटीज़ में। ठीक है, ये होता है एसिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स। और फेंसिंग पोजीशन होती है योद्धा वाली पोजीशन, जैसे कि इस हाथ में भाला हो और इस हाथ में तलवार हो। ठीक है, उस हिसाब से इसको फेंसिंग पोजीशन बोला गया है। फिर माने स्टार्टल रिफ्लेक्स। देखिए स्टार्टल रिफ्लेक्स वो होता है जब अपन, पहली बात तो ये कि स्टार्टल और मोरो को एक साथ में पढ़ना चाहिए अपने को, जिससे अपने को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। देखिए मोरो रिफ्लेक्स मैं पहले बता देता हूँ, फिर बाद में आपको स्टार्टल रिफ्लेक्स समझ में आ जाएगा। मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है कि जब बच्चे को ऐसे इस सुपाइन पोजीशन में रखा जाए और 30 डिग्री पे रखा जाए, और फिर बाद में बच्चे का जो सपोर्टिव हैंड जो नेक के नीचे है उसको अगर हटाया जाए तो बच्चा क्या करता है, अपनी नेक को नीचे, उसकी नेक लेग होगी, और जैसे नेक लेग होगी तो बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले जो अपनी जो एक्सट्रीमिटीज़ है, अपने हाथ हैं उनको क्या करता है, एक्सटेंड करता है, फिर बाद में इनको फ्लेक्स करता है और फिर बाद में कराई करता है। तो इसी को अगर अपन उसको सीधा बोलें तो अबडक्शन देखने को मिलता है, फिर बाद में अडक्शन देखने को मिलता है, फिर बाद में कराई देखने को मिलता है। अब स्टार्टल रिफ्लेक्स, ये तो था मोरो रिफ्लेक्स। स्टार्टल रिफ्लेक्स में क्या होगा, ऐसा सेम ही होगा, परंतु यहाँ पे स्टिमुलस बदल जाता है। स्टिमुलस क्या होता है, यहाँ पे एक लाउड साउंड हो सकती है, जैसे कि क्लैपिंग करके एग्जामिनर उसको स्टिमुलस दे तो स्टार्टल रिफ्लेक्स देखने को मिलता है। फिर वहाँ में पामर रिफ्लेक्स, पामर और प्लांटर को अपने को साथ में पढ़ना चाहिए। पामर रिफ्लेक्स है और प्लांटर रिफ्लेक्स है। देखिए पामर रिफ्लेक्स क्या होता है, जब बच्चे के जो डोर्सम ऑफ फिंगर है यहाँ पे अगर टच किया जाता है तो बच्चा क्या करता है, इसको ग्रास्प करने की कोशिश करता है, ग्रास्प करने की कोशिश करता है, तो इसी को अपन बोलते हैं पामर ग्रास्पिंग। अब प्लांटर में क्या होता है, प्लांटर के अंदर जो अपने पैर की जितनी भी अंगुलियाँ उनको टोज बोला जाता है, और ये जो पैर का अंगूठा मान लीजिए, अगर ये पैर का अंगूठा है और अगर ये पैर की अंगुलियाँ हैं, तो यहाँ पे अगर कोई भी स्टिमुलस दिया जाए ऐसे नीचे से ऊपर, तो बच्चा क्या करता है, अपने पैर, अपना जो पैर होता है उसको, उसके जो ग्रेटो का अपने को क्या देखने को मिलता है, वेंट्रल फ्लेक्शन, इस तरीके से ग्रास्पिंग करने की कोशिश करता है प्लांटर फ्लेक्शन में। ठीक है, प्लांटर फ्लेक्शन या फिर प्लांटर रिफ्लेक्स। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैंने डोल्स आई रिफ्लेक्स। देखिए डोल्स आई रिफ्लेक्स को समझना बहुत आसान है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपके सामने, और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप भी ये कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने अगर ऑब्जेक्ट रखा जाए तो ऑब्जेक्ट को, अब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है और आपको उस ऑब्जेक्ट को ही देखना है, और अगर आपकी हेड को ऐसे टर्न कर दिया जाए और आप अगर उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर डोल्स आई रिफ्लेक्स प्रेजेंट है। एक एग्जाम्पल दिया है, आपके अंदर तो कैसे प्रेजेंट हो सकता है, जैसे मान लीजिए बच्चा है उसके अंदर होगा, आपके अंदर नहीं होगा, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में डिसअपीयर हो जाते हैं। अगर अपन वॉलेंट्री अगर अपन करके देखें तो अपन समझ सकते हैं। समझने के आधार पे अगर देखें तो अगर राइट साइड में जैसे टर्न किया मैंने, तो इस साइड में मैं वापस टकटकी लगा के देख रहा हूँ, इधर किया तो मैं इधर टकटकी लगा के देख रहा हूँ। कहने का मतलब है डोल्स आई रिफ्लेक्स बच्चे के अंदर देखने को मिल रहा है। बच्चा क्या करता है, जैसे उसकी हेड को टर्न किया जाता है, बच्चा उधर ही देखता है सामने ही, और फिर उन्हें इस साइड कर दिया जाए फिर भी उधर ही देखता है। कहने का मतलब है डोल्स आई रिफ्लेक्स उसमें है। अगर डोल्स आई रिफ्लेक्स नहीं हो उसमें, तो इसका मतलब हो सकता है उसमें जो ये अलग अलग टाइप की मसल्स होती है अपनी आई के अंदर, उनके अंदर कोई इंजरी हो गई हो, या फिर कोई ब्रेन इंजरी है। ठीक है, फिर वहाँ अगला आता है एक्सट्रूजन टंग रिफ्लेक्स। एक्सट्रूजन टंग रिफ्लेक्स क्या होता है, जब पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग वहाँ पे अगर टच किया जाए बच्चे के, तो बच्चा अपनी जीभ को बाहर एक्सट्रूजन करता है, मतलब बाहर निकालता है। इसे अपन बोलते हैं एक्सट्रूजन टंग रिफ्लेक्स। फिर बाद में आता है ग्लेबुलर रिफ्लेक्स। देखिए ग्लेबुलर रिफ्लेक्स क्या होता है, ग्लेबुला, जो ग्लेबुला वर्ड है इसका मतलब होता है जहाँ पे अपन तिलक लगाते हैं, ये जो पार्ट है इसे अपन बोलते हैं ग्लेबुला। अब अगर यहाँ पे अगर बच्चे के टच किया जाता है तो बच्चा ब्लिंक करता है, इसे अपन बोलते हैं ग्लेबुलर रिफ्लेक्स। फिर वहाँ आता है गेलांट रिफ्लेक्स। गेलांट रिफ्लेक्स क्या होता है, तो बच्चे को अगर प्रोन पोजीशन में लेटा के और ऐसे ऊपर कर दिया जाए, और उसकी जो इधर की साइड में, जैसे मान लीजिए उसका जो लेटरल साइड है, इस साइड में टच करते हुए ऊपर लेके जाते हैं, तो बच्चा अपनी नेक को एक साइड में अगर इधर से किया है तो इधर नेक कर लेगा, और अगर इस साइड से किया है तो नेक को इधर कर लेगा। ठीक है, ये होता है गेलांट रिफ्लेक्स। फिर वहाँ डांसिंग और स्टेपिंग रिफ्लेक्स। देखिए डांसिंग और स्टेपिंग रिफ्लेक्स क्या होता है, जब बच्चे को ऐसे वेंट्रली पकड़ा जाए और फिर वहाँ उसको जो अपना फर्श होता है वहाँ पे अगर उसके जो पाँव अगर टच हो रहे हैं, तो फिर वहाँ बच्चा क्या करता है, अपने
पैर को फॉरवर्ड स्टेपिंग करता है तो ऐसा लगता है जैसे बच्चा डांस कर रहा है, तो उसको अपन बोलते हैं डांसिंग और स्टेपिंग रिफ्लेक्स। अगला आता है STNR, सिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स। STNR और ATNR है, उन दोनों को देखिए। ATNR के अंदर क्या हो रहा था कि एसिमेट्रिकल हो रहा था, ठीक है, ऐसे फ्लेक्शन, एक साइड में तो एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है, एक साइड में फ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये STNR है जो सिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स है, इसके अंदर क्या होता है, बच्चा ट्राइपॉड फैशन में बैठता है। ट्राइपॉड फैशन जैसे कि कुत्ता बैठता है उस हिसाब से बच्चा बैठता है, अपने हाथों को एक्सटेंड करता है और अपने जो पैर होते हैं उनको क्या करता है, फ्लेक्स कर लेता है और अपना हेड है उसको होल्ड कर लेता है। ये जो पोजीशन होती है इसे अपन बोलते हैं सिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स। फिर वहाँ प्लांटर रिफ्लेक्स। प्लांटर रिफ्लेक्स अभी आपको मैंने बताया था। प्लांटर रिफ्लेक्स क्या होता है, उसके जो बच्चे की जो सोल होती है उससे यहाँ से नीचे से हील से ऊपर की साइड में लेके आते हैं, तो बच्चे के अंदर ऐसे बच्चा ऐसे कोशिश करता है प्लांटर ग्रास्पिंग करने की, ठीक है, वेंट्रल फ्लेक्शन करता है, इसे अपन बोलते हैं प्लांटर रिफ्लेक्स। फिर अगला आता है मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स सबसे अच्छा रिफ्लेक्स है अपने ब्रेन को इवॉल्वेशन करने के लिए। मोरो रिफ्लेक्स होता क्या है, तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि मोरो रिफ्लेक्स क्या है। हेड जो पार्ट है बच्चे का, नेक है, उस नेक को जैसे सपोर्टिंग हैंड को हटाते हैं, अबडक्शन एडक्शन, और फिर उन्हें क्राई करता है बच्चा। अब देखिए अगर बच्चे के अंदर ये अब्सेंट है, इसका मतलब ब्रेन की डेथ हो चुकी है या फिर ब्रेन डेड हो गया है, एक ही बात है दोनों। और फिर मोरो रिफ्लेक्स अगर एसिमेट्रिकल आ रहा है, तो एसिमेट्रिकल आने का कुछ बहुत सारे रीज़न है, जैसे कि कोई लोकल इंजरी हो गई हो, क्लेविकल बोन, या फिर ये जो क्लेविकल बोन है इसका, या फिर स्केपुला, या फिर कोई भी ऐसी यहाँ पे जो बोन है इनके अंदर कोई इंजरी हो गई हो, स्केपुला के अंदर इंजरी हो गई हो, या फिर ब्रेकियल पाल्सी हो गई हो। जैसे कि ब्रेकियल पाल्सी की अगर मैं बात करूँ तो ब्रेकियल पाल्सी क्या होती है, C5, C6, C7, C8 और T1। मेरी जो प्रीवियस वीडियोस थी उनके अंदर ब्रेकियल पाल्सी को मैंने बहुत अच्छे से बताया है। अगर आप फिर भी इस वीडियो के अंदर देखें तो ये जो स्पाइनल नर्व है इनके अंदर इंजरी हो जाती है, जिसके कारण से ब्रेकियल पाल्सी होती है। अगर C5 और C6 के अंदर होती है तो इसको अपन अर्ब पाल्सी बोलते हैं, और जो 7, 8 और T1 के अंदर होती है तो इसको अपन बोलते हैं क्लुम्पकीज पाल्सी। अगर अर्ब पाल्सी है तो इसके अंदर ग्रास्पिंग बच्चे के अंदर देखने को मिलती है, परंतु क्लुम्पकीज पाल्सी इसके अंदर ग्रास्पिंग नहीं देखने को मिलती है। तो ये याद रखिएगा, ये से ही आपको थोड़ा नॉलेज देने के लिए बता दिया, ठीक है। अब सुनिए, जो आपका ये प्लांटर रिफ्लेक्स है, ये मोरो रिफ्लेक्स अपन ने कंप्लीट कर लिया। फिर वहाँ आता है बेबिन्स्की रिफ्लेक्स। ब्रेन के इवैल्यूएशन के लिए अपन मोरो रिफ्लेक्स ज़्यादा प्रेफर करेंगे। फिर वहाँ आता है बेबिन्स्की रिफ्लेक्स। बेबिन्स्की रिफ्लेक्स, देखिए बेबिन्स्की रिफ्लेक्स क्या होता है, बेबिन्स्की को और प्लांटर को एक साथ पढ़ना चाहिए। जैसे कि बेबिन्स्की रिफ्लेक्स है, इसके अंदर क्या होता है, देखिए एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ट्रिक है इससे आप याद रख सकते हैं। बेबिन्स्की में क्या होता है, एक तो पहली बात तो ये बच्चे के अंदर पाया जाता है, मतलब एक साल से जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर पाया जाता है बेबिन्स्की। और इसके अंदर क्या होता है, डोर्सिफ्लेक्शन होता है, डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ ग्रेट टो और फेमिंग ऑफ फिंगर्स। डोर्सिफ्लेक्शन का मतलब ऐसे समझ लीजिए ये मेरा पैर है, पैर का अंगूठा है, इसको ग्रेट टो बोलेंगे, और ये क्या है, टोज है। तो अब एक जो ग्रेट टो है उसका क्या होगा, डोर्सिफ्लेक्शन, मतलब ये डोर्सल साइड में फ्लेक्शन होगा, और ये जो है इनको स्प्रेड करने को क्या बोलते हैं, फेमिंग ऑफ फिंगर्स। तो ये देखने को मिलता है किसके अंदर, आपका बेबिन्स्की रिफ्लेक्स। इसके अंदर बेबिन्स्की का कहने का मतलब है 1 साल के छोटे बच्चे, 1 साल से नीचे के बच्चे होते हैं उनके अंदर बेबिन्स्की रिफ्लेक्स देखने को मिलता है। प्लांटर रिफ्लेक्स को ही अपन बोलते हैं नेगेटिव बेबिन्स्की रिफ्लेक्स। प्लांटर के अंदर क्या हो रहा है, ग्रास्पिंग करने की कोशिश कर रहा है, मतलब वेंट्रल फ्लेक्शन हो रहा है। दोनों एक जैसे ही हैं, परंतु इसके जो ये बेबिन्स्की इसके अंदर डोर्सिफ्लेक्शन है, प्लांटर के अंदर क्या है, वेंट्रल फ्लेक्शन। अगला आता है लैंडाउ रिफ्लेक्स। लैंडाउ रिफ्लेक्स को अगर समझाऊं मैं तो आप जो सैलून में अगर आपने बाल कटाए हैं तो उसमें देखा होगा आपने, जैसे सामने टीवी लगा हुआ है तो आपकी जैसे वो जो सैलून वाला होता है वो जैसे आपकी नेक को नीचे करता है तो आप क्या करते हैं, वापस अपनी नेक को ऊपर कर लेते हैं। ऐसा ही बच्चे के अंदर देखने को मिलता है। अगर बच्चे को प्रोन पोजीशन दे दी जाए और उसको हवा के अंदर ले लिया जाए और फिर बाद में उसके जो नेक होती है उसको नीचे कर दिया जाए, तो बच्चा क्या करता है, वापस अपना जो हेड है वापस ऊपर अप साइड में उठा लेता है। तो इसको बोलते हैं लैंडाउ रिफ्लेक्स। अब इतना सा कॉमन सेंस है कि ये जो 3 महीने से छोटा बच्चा तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि 3 महीने तक तो नेक होल्डिंग आती ही नहीं है। तो फिर वो नेक होल्डिंग जब आएगी तभी ये लैंडाउ रिफ्लेक्स आएगा, ठीक है। अब अपन इनका टाइम पीरियड देखें तो देखिए सीधा सा यहाँ पे देखिएगा,
यहाँ पे 8 तक ऊपर वाले सारे 3 से 4 मंथ में रिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है। ऊपर वाले जितने भी हैं वो सारे 3 से 4 मंथ में रिजोल्व हो जाते हैं। 8 के बाद में 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये जो 6 नीचे वाले हैं वो सारे अलग अलग टाइम पे रिजोल्व होते हैं। जैसे कि देखिए डांसिंग और स्टेपिंग रिफ्लेक्स सबसे पहले रिजोल्व हो जाएगा 1 महीने पे, ठीक है। फिर वहाँ आता है सिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स। तो जब एसिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स गायब होता है 3 से 4 मंथ में, तब ये चालू होता है। 3 से 4 मंथ पे स्टार्ट होगा और 1 साल तक जाएगा। फिर बाद में 1 साल तक अगर नहीं बोलें तो ज़्यादा सही रहेगा 9 महीने तक, सॉरी 1 साल तक ही जाएगा, 1 साल तक ही जाता है। जब बच्चा 1 साल का बच्चा क्या करने लग जाता है, स्टैंड करने लग जाता है, खड़ा हो सकता है बिना किसी सपोर्ट के, तब ये सिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स आ जाएगा। फिर वहाँ प्लांटर रिफ्लेक्स। प्लांटर रिफ्लेक्स कब जाएगा, वो कब रिजोल्व होता है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि अभी आपको मैंने बताया था बेबिन्स की रिफ्लेक्स है वो 1 साल तक चलता है। 1 साल के बाद में नेगेटिव बेबिन्स की बन जाता है। नेगेटिव बेबिन्स की को ही अपन क्या बोलते हैं, प्लांटर रिफ्लेक्स। तो 1 साल के बाद में तो ये स्टार्ट होता है और ये लाइफ लॉन्ग चलता है। ये अभी मान लीजिए अगर कोई बड़ा बच्चा है 3 महीने से अगर 1 साल से अगर बड़ा बच्चा है तो उसके अंदर अपने को प्लांटर रिफ्लेक्स देखने को मिलता है। फिर बाद में मोरो रिफ्लेक्स 6 मंथ पे रिजोल्व हो जाता है। और फिर बाद में बेबिन्स की रिफ्लेक्स अभी आपको बताया था 1 साल के नीचे 1 साल पे रिजोल्व हो जाएगा। लैंडाउ रिफ्लेक्स जो कि 3 मंथ से पहले तो आएगा नहीं, 3 मंथ पे स्टार्ट होता है और फिर बाद में ये 8 से 9 मंथ लेता है रिजोल्व होने के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।